बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश, इसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लत्तेदार सब्जी फसल के बारे में, साथ ही साथ खरीफ मक्का फसल के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। टिकाऊ उत्पादन के लिए अपनाएं समेकित कृषि प्रणाली, लत्तेदार सब्जियों की खड़ी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करें, मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, सालों भर टिकाऊ उत्पादन और आय सुनिश्चित करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं। कृषि पद्धति में बागवानी, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन को शामिल करें। बारिश से लत्तेदार सब्जियों की खड़ी फसल में हानिकारक कीटों के प्रकोप में बढ़ोतरी हो सकती है। खेतों में नमी होने से कीट का प्रभाव दिखने लगता है। लत्तेदार सब्जियों में लाल भृंग, फल मक्खी या लाल मकड़ी का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए पौधों में नीम से बनी कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तिलहनी फसल सोयाबीन की खेती के लिए उन्नत प्रभेद का चयन करें। उन्नत प्रभेद में JS 2029, JS 2034, JS 2069 और किसान 228 का चयन कर सकते हैं। किसान भाई, सोयाबीन की खेती कर आप मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन की खेती के लिए उन्नत किस्में होती हैं JS 2029, JS 2034, JS 2069, किसान 228, ये सब मुख्य प्रभेद हैं। और उसका हम खेती करके उससे मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं। और उसके लिए हम सोया मिल्क बना सकते हैं, सोया सॉस, सोया चंक्स, सोया का बड़ी बना सकते हैं। सोया मिल्क से हम सोया पनीर, सोया छाछ, सोया के ओकरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सोया नगेट भी बना सकते हैं। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला, KA 2 लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे, बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। किसान भाई, खेत में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लत्तेदार फसल की खेती के बारे में। किसान भाई बहन इस वक्त लत्तेदार फसल की खेती की तैयारी में जुड़े हैं, तो संपूर्ण जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है लत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे करें। इन सारी बातों की जानकारी चलिए हम आपको दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अगर हम लत्तर वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं या कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं, तो इस मौसम में उसमें जो प्रमुख हैं उसमें है स्पॉन्ज गार्ड या नेनुआ, रिज गार्ड या झिंगी, इसके अलावा कोहड़ा, कद्दू जिसे कद्दू या लौकी भी कहते हैं,
और इसके अलावा आप करेले का भी यहाँ पे खेती कर सकते हैं। और जलवायु और मिट्टी दोनों ही झारखंड की लत्तर वर्गीय सब्जियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। सर हम बात करें अगर प्रभेद की, तो सर लत्तेदार सब्जी फसलों के उन्नत प्रभेद के लिए हमारे किसान किन उन्नत प्रभेदों का चुनाव कर सकते हैं? किसान भाई, झारखंड जिले के जो किसान हैं वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक अनुसंधान केंद्र जो कि प्लांडू में स्थित है, यहाँ पे लत्तर वर्गीय विभिन्न सब्जियों की बहुत सारी प्रजातियों को विकसित किया गया है जो अच्छी उपज देने वाली हैं। अगर हम जैसे करेले की बात करते हैं तो स्वर्ण यामिनी किस्म का यहाँ पे विकास किया गया है। इसी तरह से अगर हम कोहणा की बात करते हैं तो स्वर्ण अमृत है। अगर हम नेनुआ की बात करते हैं तो इसमें स्वर्ण प्रभा है। इसी तरह से अगर हम तरोई की बात करते हैं तो स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार, सतपुतिया की एक प्रजाति जो स्वर्ण सावनी के नाम से जानी जाती है वो यहाँ से बहुत अच्छी विकसित की गई है। ये सभी प्रजातियाँ जो हैं वो उन्नत प्रभेद हैं, अच्छे किस्में हैं, इसमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। और इसके साथ ही साथ लत्तर वर्गीय सब्जियों में जो दो प्रमुख बीमारियां आती हैं, एक पाउडरी मिल्ड्यू और एक डायनी मिल्ड्यू, उन दोनों ही रोगों के प्रति ये सहनशील किस्में हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें इन दोनों की जो प्रकोप होता है वो कम होता है और इनके प्रबंधन में भी हमारे किसान भाइयों का काफ़ी श्रम बच जाता है और अच्छी उपज भी प्राप्त होती है। सर अगर हमारे किसान भाई अगर जो भी प्रभेद लगा रहे हैं, क्या उनको ज़रूरी है कि वो बीज लगाने से पहले उस बीज उपचार करके उसको लगाएं या फिर उसके बाद भी वो खाद का प्रयोग करके किसान भाइयों, थोड़ा सा इसमें जो लत्तर वर्गीय सब्जियां होती हैं उसमें सामान्य रूप से खरीफ मौसम में हम लोग सीधी बुआई में जाते हैं। तो सीधी बुआई जब हम करते हैं तो सीधे भूमि में लगाने की वजह से बहुत सारी जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप अधिक देखा जाता है। इसलिए हमेशा ये वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसा की जाती है कि जब भी आप बीजों लगाएं तो बीज उपचार अवश्य करें। अगर बीज उपचार करते हैं तो उसकी एक रासायनिक विधि है और एक जैविक विधि है। रासायनिक विधि में जैसे कार्बेंडाजिम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका आपको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इस्तेमाल करना होगा। वही अगर आप जैविक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा का जो आपको रेट रखना है वो 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। सर लत्तेदार सब्जी लगाने के लिए सही तरीका क्या है और किस तरीके से हमारे किसान भी इसको लगा सकते हैं? किसान भाइयों, इसके लिए सीधी बुआई की जाती है बीजों की। तो आप इसके लिए ढीपा बना लें और मिट्टी का ढेर लगा के ढीपा बना के उसके बाद 2 से लगभग 2 मीटर की दूरी आपको लाइन से लाइन रखनी होगी, 2 से 2.5 मीटर की। और कम से कम आपको आधा से 1 मीटर की दूरी प्रजाति के अनुसार इसको रखना होगा, पौधे से पौधे के बीच में या ढीपे से ढीपे के बीच में। और उस ढीपे में आपको कम से कम 2 से 3 बीज आपको बुआई करनी होती है जो उपचारित बीज हों। इसके अलावा किसान भाइयों, ये हमेशा देख लें कि जितनी कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि सारे बीज बुआई योग्य नहीं होते हैं। उसका सामान्य सा तरीका क्या है कि जब आप उसको बीजों को डालते हैं पानी के अंदर तो जो बीज ऊपर तैर रहे होते हैं उनको हटा लें और उनको बुआई के लिए ना इस्तेमाल करें। जो बीज नीचे सतह में जा चुके हैं उन बीजों को ही इस्तेमाल करें, वही बीज अच्छे होते हैं और उनसे आपको अच्छा जर्मिनेशन भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अगर आप बीजों की आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पौध भी अच्छी होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई जगहों पे अंकुरण नहीं होने पाता है। तो उस समय पे अगर आप फिर से बुआई करते हैं तो आपका उन पौधों की परिपक्वता में और जो पहले लगाए गए पौधे हैं उनकी परिपक्वता के समय में अंतर आ जाता है। इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए आप कुछ बीजों को पॉलीथीन ट्यूब, जो काले रंग की नर्सरी ट्यूब आती है, उसमें आप लगा दें, जिससे उसकी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई देखते हैं कि अंकुरण कुछ बीजों में, कुछ ढीपे में नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जिन जो जगहें खाली रह गई हैं वहाँ पे इस नर्सरी का आप प्रयोग करके जो परिपक्वता के समय में जो अंतर आता उससे आप बचाव कर सकते हैं और लगभग एक ही समय पे आपकी ये जो फसल होती है वो तैयार हो जाती है। सर हम बात करें लत्तेदार सब्जी की, तो उसमें बरसात का मौसम आ चुका है चूँकि, तो और किसान भाई उसकी खेती कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी जो है वो कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, तो उसका उपचार वो कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, अगर हम लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रमुख कीट जो सबसे होता है वो रेड पम्पकिन बीटल होता है। ये लाल रंग का एक कीड़ा होता है। समस्या इसमें क्या होती है कि जैसे ही पौधे में अंकुरण होता है, जो उसका जो पौधा होता है बहुत छोटा होता है, उसी अवस्था से इस कीट का प्रकोप हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये पत्तियों को खाता है, इसलिए जो हमारे छोटे पौधे, कोमल पौधे होते हैं, वो शुरू से ही पत्ती विहीन हो जाते हैं और उनकी जो उपज होती है फसल की, वो प्रभावित होती है। इसके नियंत्रण के लिए जो सबसे आसान उपाय है वो है कि इसमें जो राख होती है, राख में
केरोसिन तेल मिला के आप सुबह के समय जब ओस का समय होता है उस समय पत्तियों के ऊपर इसका बुरकाव कर दें। उससे क्या होता है कि जो कीट होता है वो इससे पत्तियों को नहीं खा पाता है, पत्तियों के पास नहीं फटकता है, जिससे इसका समुचित नियंत्रण हो जाता है। दूसरा एक समस्या किसान भाइयों अक्सर देखी जाती है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, जिसको आपने देखा भी होगा कि फल में छेद से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो वो जो दिक्कत होती है और समस्या होती है वो होती है फल मक्खी के कारण। तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आप मेलाथियान दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 10 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी की दर से इसका घोल बना के भी इसका स्प्रे करें तो इन कीट का भी नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं और आप कीटों का प्रबंधन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे जो नीम आधारित कीटनाशी बाज़ार में उपलब्ध हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सामान्य तौर पे नीम की पत्तियों से भी आप इसका एक कीटनाशी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 10 पर्णी, जिसमें कि आप ऐसे 10 पत्तों का प्रयोग करते हैं जिसको गाय या पशु नहीं खाते हैं, तो इनमें भी कीटनाशी जैसे करंज हुआ, नीम हुआ, इस तरह के जो पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, उनके पत्तों का इस्तेमाल करके आप 10 पर्णी दवा का बना सकते हैं। 10 पर्णी दवा जो होती है वो गोमूत्र में तैयार की जाती है और इसका जो अर्क निकलता है गोमूत्र के माध्यम से उसका हम प्रयोग करते हैं। अगर 1 महीने से छोटा पौधा है तो 100 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसका हम स्प्रे करते हैं, और अगर 1 महीने से बड़ा पौधा है तो हम 150 से 200 ml कीटों के प्रकोप के अनुसार इसका हम प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप जैविक खेती में के द्वारा कीट नियंत्रण के उपाय कर रहे हैं तो आपको नियमित अंतराल पे छिड़काव करते रहना है, क्योंकि ये मुख्य रूप से बचाव का कार्य करता है। और अगर आप कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया है तो इससे आपको समुचित नियंत्रण कीटों का नहीं हो पाता। इसीलिए बचाव के माध्यम के तौर पे आप जब आपका जो पौधा है वो 20 से 21 दिन का हो जाता है तो उसके बाद से आप कम से कम 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतराल पे नियमित इसका छिड़काव करते रहें। क्योंकि आप इन दवाओं को घर में बनाते हैं इसलिए इसमें बहुत लागत भी नहीं आती है और नियमित अंतराल पे आप छिड़काव करते रहते हैं तो इसके द्वारा समुचित नियंत्रण कीटों का हो जाता है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको सबसे पहले तो जिस भी खेत में अगर संभव है तो आप सॉइल सोलराइजेशन कर लें। जब कभी भी आपका अच्छी धूप निकलती है, विशेष रूप से तो ये अप्रैल मई के मौसम में इसकी अनुशंसा की जाती है जब धूप सबसे तेज़ होती है। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सामान्य सा तरीका क्या है कि जो भी आपका प्लॉट है उसको पारदर्शी पॉलीथीन से आप ढक देते हैं। इसके ढकने से पहले क्या करते हैं, इसको पानी से इतना भिगो देते हैं कि ऊपरी जो लगभग आधा फुट की जो भाग है सॉइल का या मिट्टी का वो भीग जाए। उसके बाद उसको ट्रांसपेरेंट जो 25 से 30 माइक्रोन की पॉलीथीन होती है उससे पूरा ढक देते हैं। तो सूर्य की किरणों से जो गर्मी पैदा होती है इसके द्वारा बहुत हद तक जो रोगाणु हैं, जो बीमारियां हैं, खरपतवार के बीज हैं, उनका नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा आप समय समय पे नियमित अंतराल पे आपको कम से कम एक बार मिट्टी चढ़ाते समय 30 दिन के अंतराल पे और फिर एक बार 45 दिन के अंतराल पे आप बुआई के बाद इसमें जो मैनुअल निराई गुड़ाई होती है वो कर दें। तो जो इसमें चूँकि मचान बनाते हैं ये जो होता है क्या कहते हैं खरीफ की फसल में, तो मचान बनाने के बाद एक बार जब पौधे ढक लेते हैं भूमि को तो उसके बाद खरपतवारों का नियंत्रण समुचित तरीके से किया हो जाता है। उसमें आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। कहना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। आशा करते हैं आप अपनी खेती किसानी में इनका प्रयोग भी करेंगे और लाभ भी उठाएंगे। किसान भाइयों, अब खरीफ मक्का की उन्नत खेती और प्रभेद क्या है, आइए इस विषय में भी जानकारी ले लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज का हमारा विषय है खरीफ मक्का की उन्नत खेती और प्रभेद। इन सारी बातों की जानकारी चलिए हम आपको दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अगर हम मक्का फसल के हमारे किसान भाई खेती करने जा रहे हैं तो वो सबसे पहले अगर उनको भूमि की तैयारी अगर करनी है तो किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार का भूमि होना चाहिए मक्का फसल के लिए खासकर? जैसा कि हम लोग आज बात कर रहे हैं मक्के की खेती पर, और चूँकि खरीफ सीजन आने वाला है और एक हफ्ते के अंदर बारिश की भी अच्छी होने की संभावना है, और बात कर रहे हैं हम लोग मक्के की, तो सबसे पहले हम लोग ये बताना चाहेंगे कि मक्का एक बहुउपयोगी फसल है, क्योंकि ये चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है और इसके दाने को हम लोग मुर्गी बत्तख या पशुओं को भी खिलाते हैं। साथ ही इसका जैसे कि बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न मक्के के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग
लोग दानों के लिए भी अलग से इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि ये एक मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है तो इसकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। तो और हम लोग झारखंड के परिवेश में देखें तो यहाँ पे धान और गेहूं के बाद मक्के का जो क्षेत्रफल है वो आता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खेती की जाती है। यहाँ पे लगभग मक्के की खरीफ और रबी दोनों फसल ली जाती है, साथ ही गर्मा फसल भी ली जाती है। और अभी जैसे समय चल रहा है खरीफ का, तो हम लोग बात करेंगे मक्के की किस तरह की ज़मीन पे खेती की जाती है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि अभी जो मक्का लगेगा वो लगभग जो 3 नंबर टाड़ जो होता है उस पर आप मक्का लगा सकते हैं। साथ ही जो 3 नंबर आपका 3 नंबर दोन और 1 नंबर टाण, इसमें मक्का की खेती की जाएगी। ये थोड़ी ऊपरी भूमि होती है जहाँ की मिट्टी आपको लगभग यहाँ मक्का जो सूटेबल होता है वो है बलुआई मिट्टी और दोमट मिट्टी में भी की जाती है फसल। ये ऐसे तो सारी ही मिट्टियों में इसकी खेती की जाती है, लेकिन जहाँ की पीएच मान 6 से 7.5 हो वहाँ पे इसकी अच्छी उत्पादकता ली जा सकती है। मैम माफ़ी चाहेंगे, इसमें बीज लगाने का सही तरीका क्या होगा और किस तरह से हमारे किसान भाई इसको बीजों का रोपण कर सकते हैं अगर मक्का लगाने? सबसे पहले बीज के लिए हम लोग बीज दर की बात करते हैं। बीज इसमें जो लगेगा, चूँकि ये मक्के में हम लोग 2 तरह की किस्में लगाते हैं, एक कंपोजिट मक्का की वेराइटी लगाते हैं और दूसरी हाइब्रिड मक्का की वेराइटी लगाते हैं। तो इसमें जो हम लोग हाइब्रिड मक्का लगाते हैं वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं और जो कंपोजिट मक्का है वो 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग खेती करते हैं। और जहाँ तक लगाने की बात है तो इसकी बुआई हम लोग हल के पीछे कुंडों में कर सकते हैं आरी बनाकर, और दूसरी जहाँ पे पानी का जल जमाव की स्थिति होती है वहाँ पे नाली और मेड़ बनाकर इसकी खेती की जाती है। और जहाँ तक बात है इसकी गहराई की तो 5 सेंटीमीटर अंदर हम लोग इसमें बीज की बुआई करते हैं। मैम अगर हम बात करें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इसके उन्नत प्रभेदों की, तो उसका झारखंड में उन्नत प्रभेद क्या होना चाहिए मक्का की खेती के लिए खासकर? मक्के की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। झारखंड के लिए भी कई सारी प्रजातियाँ अनुशंसित है। यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी कई सारी वैरायटी निर्गत की गई हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, इसमें 2 तरह की किस्में हैं, अगेती किस्में हैं और मध्यम अवधि की किस्में हैं और लेट से पकने वाली किस्में हैं। अगेती किस्में जिनकी की अवधि 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं, वैसी किस्में हैं पूसा हाइब्रिड मक्का 3, पूसा हाइब्रिड मक्का 4 और BAU MH 5। ये 3 वेराइटी है जो कि अगेती मक्के की किस्म में आती है और ये इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 60 से 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आंकी गई है। अगर हम लोग मध्यम अवधि की बात करें तो ये 90 से 100 दिन की किस्में आती हैं इसमें, और इसमें मालवीय विवेक संकर मक्का है, मालवीय संकर मक्का है और BAU MH 3 है और HQ जो पूसा मक्का हाइब्रिड 8 और 9 ये सीरीज इसमें आती हैं। इनकी भी उत्पादन क्षमता लगभग 60 से लेकर 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आंकी गई है। अगर हम लोग लेट से पकने वाली किस्मों की बात करें तो 100 से 110 दिन की किस्में हैं। इसमें जनरली वो किस्में आती हैं जिसको कि हम लोग जानते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज के नाम से, और HQPM की सीरीज है। इसमें 1 HQPM 1, 3, 5, 9 ये कुछ किस्में हैं जो कि यहाँ पे किसान भाई ले सकते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। मैम अगर हम व्यावसायिक खेती की अगर बात करें, हमारे किसान भाई अगर मक्का की व्यावसायिक खेती करें तो उनके लिए सबसे अच्छा प्रभेद कौन सा होगा ताकि वो उनको अच्छा मुनाफा मिल जाए? हाँ, व्यावसायिक खेती की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो हाइब्रिड किस्म का आप चुनाव करें किसान भाई, और दूसरी HQPM मक्का की अगर सीरीज़ लगाते हैं तो चूँकि ये इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो इसके जो दानों की मांग ज़्यादा है, और ये जो लोग मुर्गी पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ही ये ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध उनको आवश्यकता होती है, तो इसका डिमांड ज़्यादा होता है। तो आप HQPM मक्का की खेती कर सकते हैं किसान भाई। मैम अगर हम मक्का में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का कैसा व्यवस्था होना चाहिए? क्या मक्का में ज़्यादा पानी की आवश्यकता है या फिर किस प्रकार पानी हमारे किसान भाई दें?
मक्का का खेती वैसे जगह पे होता है जहाँ की जल जमाव की स्थिति ना हो। और दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि दो जो समय होता है मक्का की, जो पुष्पन की अवस्था होती है और दाना भरने की अवस्था होती है, ये एक क्रिटिकल फेज होता है जिसमें सिंचाई की ज़रूरत होती है। और खरीफ मक्का की चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर बारिश अच्छी हो रही है तो अलग से सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पुष्पन अवस्था में और दाना भरने की अवस्था, दो ऐसी अवस्था है जो कि इसकी क्रिटिकल है और इस समय अगर बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। कहना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। आशा करते हैं आप अपनी खेती किसानी में इनका प्रयोग भी करेंगे और लाभ भी उठाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। अगर आपके पास कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे पते पर भेज दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।